नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से ही। मेरे इतने सारे अजीज दोस्त बहुत कुछ लगते हैं। रमेश भाई सवाणी साहब, वो राहुल जी, देवल शास्त्री जी, बहुत कुछ सारे लगते हैं। उनके आर्टिकल्स कोई समाज का होता है, कोई ज्ञान का इतिहास का होता है, कोई राजकारण का होता है। और सबसे अच्छा रमेश भाई सवाणी जो कायदे का जानकार हैं, बोल्ड हैं, निडर हैं, देश प्रेमी हैं, वो लिखता है। हमारे देवल भाई शास्त्री कोई भी जो ऐतिहासिक चीज़ वस्तुओं के बारे में लिखते हैं। और राहुल जी तो बोल्ड हैं। एक लेखक के बारे में, एक लेखक पद्मश्री बहुत कुछ लिखते हैं, उसके बारे में उसने लिख दिया तो वो लेखक झुंझुना उठे, क्योंकि आजकल विश्व गुरु की प्रशस्ति में सब लग गए हैं। मीडिया से लेकर सब लोग, और 140 करोड़ की प्रजा की तो मैं बात नहीं कर सकता, जाने दो, छोड़ो। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मैं विरोधी हूँ। मैं विरोधी किसी का नहीं। जो गलत कर रहे हैं, जो उसका विरोध करना ज़रूरी होता है। अगर आप विरोध नहीं कर सकते हैं तो आप इंसान ही नहीं हैं। बीमारी या समस्याएं गायब हो जाएगी अगर आप, मैं आर्टिकल्स बताता हूँ, आपको अच्छे लगे तो आगे भेजिए। कि 13 अप्रैल 2025 को विकास की भूख की कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी। आर्टिकल्स का टाइटल था, बढ़िया आर्टिकल्स है कि विकास की भूख की कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी। हम विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं। कोई मॉडल गुजरात मॉडल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गुजराती जो हैं वो अलग प्रजा हैं। गुजराती हिम्मत होती है, शक्ति हो, वो सरदार हो सकते हैं, वो गांधी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो लोगों को लूटते हैं, राजकारण में बैठकर सेवा के नाम धूत चलाते हैं, प्रजा को लूटते हैं, देश को लूटते हैं, घर में बैठकर धनाढ्य बनते हैं, एक दिन में करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। वो गुजराती कभी विकास का मॉडल हो ही नहीं सकते हैं। वो होते हैं सरदार, और वो होते हैं गांधी जी। आज के गुजराती अपने आप को गुजराती कहते हैं, वो शर्मजनक हैं। गुजरात बनाया है एनआरआई ने। अगर एनआरआई निकल जाए तो गुजरात भूखमरे से मर जाएगा। चलो, तो इस विषय पर संवाद सभा आयोजित की गई और चर्चा के मुख्य बिंदु जो जिसने बनाया कि ज्योत्सनाबेन आहिर ने कहा कि हैदराबाद के निकट वन विनाश और वन्य जीवों की पीड़ा के वीडियो वर्तमान में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और विकास के लिए हजारों पेड़ काट लिए गए हैं। औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में गंदगी नदियों में फेंक दिया गया है और खनिजों तथा प्राकृतिक संसाधनों के लिए आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वन, जामनगर का वन तारा, नर्मदा बंध पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आदि परियोजनाओं में केवल गरीबों वंचितों को ही नुकसान उठाया पड़ता है। जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण नष्ट हो रहे हैं, फिर भी इस पर चर्चा नहीं होती। हमारा मीडिया हमें हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम द्रोह की खुराक देकर हमारा ध्यान भटका रहा है। और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसने बढ़िया बात कही। आपके पास दिमाग हो, आपके पास सच्चा देश प्रेम हो, देशभक्ति हो, तो वाहवाही बंद करके सच्चाई के लिए आँख खोलिए। कान खुला रख के, दिमाग खुला रख के उससे बोलने की शक्ति अगर आप में नहीं होती तो आप गुजराती नहीं हो सकते, आप हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, आप हिंदू नहीं हो सकते हैं। हम, मेरा शब्द याद रखना, चंद्रकांत भी भट्ट बोल रहा है। महेश भाई पंड्या, उन्होंने क्या किया कि संविधान के अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि सरकार को पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। नदियों, झरनों, झीलों, पहाड़ों और जंगलों को बचाने की जरूरत है। अनुच्छेद 51(1) में प्रत्येक नागरिक की इस जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है। सरकार केवल औपचारिकताएं पूरी कर रही है। वन एवं पर्यावरण विभाग की वेबसाइट कौन देखेगा? पर्यावरण बचाने के नाम पर विधायकों को लैपटॉप तो दे दिए जाते हैं,
लेकिन सूचना पुस्तिकाएँ नहीं दी जाती। CAG रिपोर्ट मत दीजिए, प्रश्नों का उत्तर न दे, पूरा बजट सीडी में दिया गया है तो फिर चर्चा कौन करेगा, पढ़ाई कौन करेगा। तो यह पर्यावरण के नाम पर लोकतंत्र को खत्म करने का कदम है। यह ध्वनि को दबाने की एक चाल है। गुजरात के 182 विधायकों में 50% लैपटॉप खोलना, उपयोग करना नहीं जानते। यह सब डिजिटल इंडिया के नाम पर किया जा रहा है। पर्यावरण विज्ञान कहता है कि 33% भाग वन होना चाहिए, तभी बारिश नियमित रूप से आएगी। सरकार विकास की बात करती है, GDP की बात करती है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के विनाश और उसके कारण हुए नुकसान पर सरकार कोई अध्ययन नहीं करती है और कराती भी नहीं है। भारत में हर साल अकेले प्रदूषण के कारण 27 लाख लोग मरते हैं। गुजरात में वायु प्रदूषण के कारण 50,000 लोग मरते हैं। हमने 2011 में गुजरात उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा था कि गुजरात सरकार पेड़ों की कटाई पर एक नीति बनाए। सरकार ने 2025 तक यह काम नहीं किया है। बेमौसम बारिश से भारी नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 2 प्रकार के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है: शमन और अनुकूलन। कार्बन उत्सर्जन प्रकृति द्वारा उत्पन्न ओजोन परत को नष्ट कर देता है, जिससे अनावश्यक सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है, जो प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। अतः यह ग्रीन का हाउस प्रभाव है और इसके कारण तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी को बुखार है, जलवायु परिवर्तन हुआ। इसका मतलब यह है कि यहाँ मानसून के बजाय गर्मियों और सर्दियों में बारिश होती है। इस धुएं को कम करने के लिए शमन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम प्लास्टिक की थैलियाँ बंद करने गए तो एक थैला इस्तेमाल कर रही एक अशिक्षित महिला ने कहा, यदि आप ये थैलियाँ बंद कर देंगे तो हम भी अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन सरकार को ये पता नहीं, हमारे पास सभी कानून हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तीसरा जो व्यक्ति हैं वो जगदीश बारोट। साधु बावड़े कहते हैं, साधु संत, कि धर्म खतरे में है। नेता कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन हकीकत में मैं न तो धर्म खतरे में है और न ही हिंदू खतरे में है, बल्कि इंसानों का अस्तित्व खतरे में है। जो बाबा नेताओं लोग कोई उम्मीद नहीं है, इन्हें मानवता के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें खुद ही पर्यावरण को बचाने के लिए आवाज़ उठानी होगी। बुद्ध ने 2600 साल पहले कहा था कि यह पृथ्वी आपके पूर्वजों की ओर से कोई उपहार नहीं है, बल्कि यह आपकी भावी पीढ़ियों द्वारा आपको संरक्षित करने के लिए दी गई एक अमानत है। और गांधी जी ने कहा था कि इस धरती पर हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हर किसी के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यदि हम विकास करना चाहते हैं तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, और यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो विकास रुक जाएगा। ऐसे सत्ता में बैठे लोग 30 साल से गुजरात में, 10 साल में हिंदुस्तान में बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। सतत विकास को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करना सतत विकास कहलाता है। सेवानिवृत्त होने के बाद से मेरे पास कोई कार नहीं है, मैं बस से यात्रा करता हूँ, चाहे गुजरात में हो या कनाडा में हो। और जो मैंने कहा वो भूपेंद्र सिंह राहुल। पिछले 100 सालों में अमेरिका में वनों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। अमेरिका में 36% भूमि पर वन है, 818 मिलियन एकड़ भूमि पर वन है। मैं जिस पेंसिल्वेनिया राज्य में रहता हूँ वहाँ लगभग 8 अरब पेड़ हैं। इस राज्य में प्रति व्यक्ति 616 पेड़ हैं। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 26 है। न्यूयॉर्क में हम यह 30-32 हैं। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम हवा में जहर घोल रहे हैं। यहाँ पेड़ों को यथासंभव कम काटा जाता है। यदि पेड़ों को काटना पड़ता है तो उन्हें आवश्यक संख्या में लगाया जाता है। सौराष्ट्र में सूखे और गाँवों में पानी की समस्या के बारे में लगभग 2000 कहानियाँ हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि झील कैसे बनाई जाए। यही मानसिकता है
सरकार जंगल को उद्योगपतियों को देना चाहती है। छत्तीसगढ़ में हसदेव वन को अडानी को सौंप दिया गया है। नागरिकों को जागरूक होकर विरोध करना चाहिए। कहानी और सप्ताहों को छोटा छोड़ दें, अधिक पेड़ लगाए और पर्यावरण संरक्षित रहेगा। और आगे एक और इंसान कहता है, बिपिन भाई श्रॉफ, तो मनुष्य ने प्रकृति को समझकर जीने का संघर्ष जारी रखा है। प्रकृति कानून का पालन करने वाली है। प्रकृति किसी देवी देवता, सर्वोच्च ईश्वर, राजनेता की इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। इस संसार का निर्माण उस सत्य के कारण हुआ जिसे मनुष्य ने प्रकृति को समझकर और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके खोजा। जो प्रश्न उठे थे उनका समाधान हो गया है। ऐसी स्थिति में जहां भारत में 800 मिलियन लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज दिया जाता है, पर्यावरण की बात कौन करेगा। अमेरिका में पेट्रोल डीजल कारों की जगह इलेक्ट्रिक कारें आ गई हैं। सोलर और हाइड्रोजन कारें आ रही हैं। हाइड्रोजन कार 1 लीटर पानी से 1000 मील चलेगी और प्रकृति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उसे समझने की आवश्यकता है। और आगे एक भाई हैं जो देवेंद्र भाई, उसने कहा कि हमने अपना पेट फाड़कर अपनी पीड़ा स्वयं पैदा की है। पर्यावरण के विनाश के लिए समाज की जिम्मेदारी। हमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भुला दिया जाता है। यात्रा के लिए पर्यावरण जागरूकता आवश्यक है। आइए प्रयोग करें। आइए एक उदाहरण देते हैं। प्रकृति द्वारा दी गई कोई भी चीज़ मनुष्य के लिए बेकार नहीं है। यदि लोग जाग जाए तो बीमारियां, समस्याएं गायब हो जाएगी। सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, जागे हुए आदमी को जगाना कठिन है। आओ उसे जगाए। आगे प्रणव भाई देसाई हैं, उसने कहा, अब तक मेरी ज़रूरियात एक नात नहीं होगी, मैं अगली पीढ़ी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। मुंबई में यातायात समस्या के समाधान के लिए तटीय राजमार्ग बनाने की बात चल रही है। इसके लिए मैंग्रोव को हटाना होगा और पर्यावरण कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक मुद्दा है। जब एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो उससे पर्यावरण को कितनी क्षति होती है। स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता 14 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग ने अपनी संसद के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि यदि राजनेता विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को, समाधानों की उपेक्षा करते हैं तो स्कूल जाना समय की बर्बादी है। उन्होंने यह कदम उठाया और उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हमें अब कार्यवाही करनी होगी। हमें लोगों को जगाना होगा, लोगों को जागना होगा। पर्यावरण आज के देश के लिए ज़रूरी है, नहीं कि हिंदू मुस्लिम करके हम वोट बैंक की नीति लेकर देश को बचा सिर्फ सत्ता, सिर्फ वोट बैंक के लिए। अगर हिंदुस्तान में आज 10 साल में, गुजरात में 30 साल में जो हो रहा है वो देश के लिए घातक है, देश को बर्बाद कर देगा। आज देश को ज़रूरियात है पर्यावरण बचाने की, महंगाई से बचाने की, बेरोजगारी से बचाने की, देश में भूखमरा से बचाने की, देश में शिक्षा मुफ्त हो जाए ऐसा कहा आपने। शिक्षा का गुजरात में तो 30 साल में व्यापारीकरण करना, शिक्षा को ख़त्म कर दिया। देश को बचाने की ज़रूरत है। लोगों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, उसकी ज़रूरत है। आपको हर इंसान को 5 किलो अनाज देने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको 5 किलो दे सके इस परिस्थिति में जब आप लाएंगे, मनरेगा आपने ख़त्म कर दिया। आप क्या कर रहे हो? क्या आप समाज को बचाने की कोशिश कर रहे हो? मैं लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिसने ये आप तक जो मैं आर्टिकल्स मैंने पढ़ा और आप तक मैं पहुँचाता हूँ। आपकी फ़र्ज़ है कि आप लोगों तक इन लोगों की भावनाओं को पहुँचाएंगे, तब आप सच्चे देशभक्त हैं, तब आप सच्चे हिंदू हैं। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।